नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीबॉडी के बारे में। दोस्तों, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोब्युलिन भी कहा जाता है और यह शरीर द्वारा उत्पन्न प्रोटीन है जो कि एंटीजन नामक बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। शरीर में एंटीजन प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं और एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ जुड़कर या एंटीजन को बांध देते हैं और इसके साथ ही एंटीबॉडीज़ एंटीजन को निष्क्रिय भी करते हैं। एक स्वस्थ वयस्क के शरीर में हजारों की संख्या में एंटीबॉडी होते हैं और एंटीबॉडीज़ विशेष तरह की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से स्रावित होने वाले वाई आकार के प्रोटीन होते हैं और इनमें वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं को पहचानने की क्षमता होती है। व्यक्ति के शरीर में मौजूद हजारों प्रकार के अलग अलग एंटीबॉडीज़ विशेष तरह के रोगाणुओं से बचाव का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर शरीर में मौजूद हजारों एंटीबॉडीज़ में केवल चिकन पॉक्स को नष्ट करने वाला एंटीबॉडी ही इसके वायरस को नुकसान पहुंचाता है और नष्ट करता है। अगर हम बात करें इसके प्रकारों की, तो इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले एंटीबॉडी का विशेष प्रकार शरीर में उसके कार्य और भूमिका के बारे में बताता है और हर प्रकार के एंटीबॉडी के नाम के आगे आईजी शब्द का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर आईजी इम्यूनोग्लोब्युलिन के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि इसके बाद का शब्द विशेष तरह की एंटीबॉडी को दर्शाता है। तो सबसे पहले देखते हैं IgM। दोस्तों, रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के बाद यह एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। यह 5 तरह की इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिससे इसकी मात्रा अधिक हो जाती है। यह एंटीबॉडी अपने लक्ष्य पर मजबूती से चिपक जाता है और इन्फेक्शन के प्राथमिक चरण के लिए IgM एंटीबॉडी महत्वपूर्ण होता है और इस प्रकार के एंटीबॉडीज़ कई बार इन्फेक्शन जैसे कि हर्पीज़ उसके दोबारा शुरू होने पर भी बनने लगते हैं और इसके अलावा कई बार किसी रोग के दोबारा होने पर भी शरीर में यह एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। IgA की बात करें तो इस प्रकार के एंटीबॉडी श्लेष्मा, लार, आंसू और मां के दूध में मौजूद होते हैं और यह श्लेष्मा झिल्ली में होने वाले रोगाणुओं से बचाव करते हैं और नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें IgD की, तो यह प्रतिरक्षा तंत्र की शुरुआती प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है और यह बी सेल में पाया जाता है और एक रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। एंटीबॉडी के इस प्रकार को अच्छी तरह से नहीं समझा गया है और इसके कार्यों पर अभी अधिक खोज की जा रही है। अगर हम बात करें IgG की, तो यह प्राथमिक और द्वितीय प्रतिक्रिया वाला एंटीबॉडी होता है जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और यह एंटीबॉडी प्लेसेंटा से होता हुआ नवजात शिशु तक पहुंचकर निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है और यह एंटीबॉडी टीकाकरण और इन्फेक्शन के बाद दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगर हम बात करें IgE की, तो यह एंटीबॉडी एलर्जिक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं और यह सामान्यतः फेफड़ों, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली में पाए जाते हैं। जब IgE रोगाणुओं को इकट्ठा कर देते हैं तो इसमें हिस्टामाइन प्रतिक्रिया शुरू होती है और हिस्टामाइन प्रतिक्रिया में एलर्जी के लक्षण सामने आने लगते हैं और यह एंटीबॉडी शरीर को परजीवी कीड़ों से बचाने में भी मदद करता है। अगर हम दोस्तों बात करें इसके कार्यों की, तो जैसे ही बाहरी एंटीजन आपके शरीर में प्रवेश करते हैं वैसे ही प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है और इस दौरान केमिकल प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय होने का संकेत देते हैं और इस प्रक्रिया में वायरस सबसे पहले बी सेल नाम की कोशिका में मिल जाते हैं और इसके बाद बी सेल एंटीजन के अनुकूल एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। एंटीबॉडीज़ बनने के बाद वायरस से चिपक जाते हैं और इसके बाद एंटीजन को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होती है और इस दौरान एंटीबॉडीज़ द्वारा चिन्हित एंटीजन को नुकसान पहुंचाने के लिए टी सेल को आदेश मिलता है और इससे एंटीजन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। बात करें दोस्तों इसका निर्माण कैसे होता है, तो एंटीबॉडी विशेष तरह की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं और इन विशेष तरह की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बी सेल या बी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। एंटीजन बी सेल की सतह को बांधकर उसे उत्तेजित करते हैं जिससे कि बी सेल समान कोशिकाओं के समूह में विभाजित हो जाती है और इस तरह के पूर्ण विकसित बी सेल को प्लाज्मा सेल भी कहा जाता है और यह सेल लसिका ग्रंथि और रक्त संचार में लाखों एंटीबॉडीज़ को स्रावित करते हैं। जैसे जैसे एंटीबॉडी रक्त में घूमना शुरू करते हैं वैसे ही वह एंटीजन को नष्ट और कम करने का काम करने लगते हैं। अब दोस्तों बात करें एंटीबॉडी कम होने के क्या कारण होते हैं, तो उसके कम होने के कारण उसके प्रकार के आधार पर अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करें IgG की कमी, तो IgG की कमी के कारण 2 भागों में रखा जाता है, जैसे कि प्राथमिक कारण और अन्य कारण। शोधकर्ता IgG के प्राथमिक कारणों के बारे में पता नहीं लगा सके हैं, लेकिन इसमें आनुवंशिकता महत्वपूर्ण मानी जाती है। आयु, पोषण की कमी, दवाएं जैसे कि कीमोथेरेपी और HIV इन्फेक्शन IgG कम होने के अन्य कारण माने जाते हैं और इसमें व्यक्ति में कान का इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनस व अन्य श्वसन तंत्र इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हम IgM की कमी की बात करें तो IgM की कमी के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। इसकी कमी के पीछे कई कारक जिम्मेदार होते हैं। कुछ परिवार में इस तरह की समस्या के मामले देखे गए हैं, लेकिन किस विशेष तरह के जीन्स की वजह से यह समस्या होती है इस बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है और जिन व्यक्तियों के क्रोमोसोम्स में असमानताएं होती है उनमें यह स्थिति देखी जाती है। अगर हम बात करें IgA की कमी, तो IgA की कमी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का सबसे आम प्रकार है और IgA की कमी होने पर अधिकतर लोग स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन IgA की कमी के कारण इन्फेक्शन,
एलर्जी, दस्त और स्वप्रतिरक्षित रोग होने की संभावना अधिक होती है और इसकी कमी के कारण के बारे में पता नहीं चल सका है। इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर में IgA की पूर्ण कमी होती है और IgA श्वसन तंत्र, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, श्लेष्मिक प्रतिरक्षा और इन्फेक्शन से बचाव में अहम भूमिका निभाते हैं। IgE की कमी की बात करें तो IgE की कमी को मुख्य रूप से कुछ विशेष तरह के सिंड्रोम जैसे कि IgM की अधिकता व अन्य के साथ संबंधित माना जाता है और इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण भी यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और IgD की कमी की बात करें तो IgD की कमी के कारणों के बारे में पता नहीं चल सका है। कई तरह के आनुवंशिक कारणों को इससे संबंधित पाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।